इस वीडियो में हम सीखेंगे OSI मॉडल के हवाले से। सबसे पहले देखते हैं जी OSI मॉडल जो है ये स्टैंड फॉर क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑपरेट। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो हमें मदद देता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में फॉर हाउ कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑपरेट, कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम से मुराद है, लेट्स से यहाँ पर एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में इस डिवाइस या इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है और अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ फ़ाइल को शेयर करना चाहता है, मींस कि ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ फ़ाइल को शेयर करना चाहती है, तो वो इस वायर के ज़रिए, मेन वायर के ज़रिए, इस वायर के ज़रिए इस कंप्यूटर तक फ़ाइल को शेयर कर सकती है। तो अब देखिएगा वो किस तरह से होगा। तो इस तरह से ये फ़ाइल की कॉपी इसके साथ शेयर हो जाएगी। अब ये जो फ़ाइल शेयर हुई है इन वायर्स के ज़रिए, ये किस तरह से फ़ाइल शेयर हुई है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। दरअसल ये तरीकाकार होता है जिस तरीकाकार के ज़रिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा शेयर करता है या इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब ये जो फाइल है ये डाटा या इंफॉर्मेशन के सेंस में ही आएगी। सो कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ द मेथड और टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द डाटा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? सिंपल है कि वो तरीकाकार या और वो टेक्नोलॉजी जिनके ज़रिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या डाटा कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से होती है, उसके किस तरह से वो ऑपरेट करवाई जाती है, किस तरह से वो वर्क करती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम OSI मॉडल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? इसको हम बाज़ औक़ात लिखा होता है लॉजिकल फ्रेमवर्क। दोनों का मतलब सेम ही है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिख लें या लॉजिकल फ्रेमवर्क लिख लें। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ पर आपने ये जो फाइल सेंड की है ना यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्टली फ़ाइल ऐसे ट्रैवल नहीं करती, बल्कि ये फ़ाइल पहले एक लेयर के पास जानी है। टोटल OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, मतलब कि 7 लेयर्स होती हैं, वो हम देखते हैं अभी आगे। तो अभी माइंड में यही रख लें कि OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं। इस फाइल ने पहले पहली लेयर के पास जाना, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, इसने 7 लेयर्स में से होकर गुजरना है। तो फिर आगे से फिर से इसने 7 लेयर्स में से होकर गुजरना है, फिर जाके ये फाइल इधर पहुँचनी है। मीन्स के आपका मैसेज डायरेक्टली यहाँ जो डाटा या इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करता, बल्कि वो डिवाइड हो जाता है। एक लेयर से जाकर वो दूसरी लेयर के पास जाता है, फिर दूसरी लेयर ने अपना काम करना है, तीसरी ने अपना, चौथी ने अपना, हर लेयर ने अपना अपना काम करना है। फिर आपका वो मैसेज, डाटा या इंफॉर्मेशन, डाटा कम्युनिकेशन होती है, डाटा कम्युनिकेट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। वो 7 लेयर्स क्या होती हैं उनको भी अभी हम देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये OSI मॉडल जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कब बनाया। इट वाज डेवलप्ड, इसको डेवलप किया गया था बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISO कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। OSI मॉडल ISO ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। किस सन में बनाया है? 1984 में। आप अगर फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक देखेंगे ना तो वहाँ पर 1983 लिखा हुआ है IT सीरीज़ की बुक में, हालांकि ये 1984 में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दरअसल इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था 1983 में और बाद में इसको अडॉप्ट, मतलब कब इसको एक्चुअली यूज़ किया जाने लगा वो 1984 में। ठीक है, तो आप 1983 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर वे में लिख लें इस तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर है आई थिंक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 एंड अडॉप्टेड इन 1984, कि इसको 1984 में प्रॉपर यूज़ किया जाने लगा और इसको मुतारफ़ कब करवाया गया था? 1983 में। आई होप कि क्लियर होगा। तो अब लेट्स से कि हमारे पास एक और नेटवर्क है।
अब इस नेटवर्क में ये कंप्यूटर के पास लेट से एक फाइल है। अब ये फाइल जो है ये सेंड करना चाहता है इस कंप्यूटर को। तो क्या ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों नेटवर्क, एक ये वाला नेटवर्क और एक ये वाला नेटवर्क, दोनों नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हमें पहले इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, अभी बताते हैं वो भी। अब इन दोनों नेटवर्क्स को, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट पहले करेंगे। एक राउटर लेते हैं, ये राउटर लिया, राउटर की मदद से दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये फाइल कैसे सेंड होगी आप देख लें, ये आप देख ही सकते हैं। ये फाइल इस तरह से यहाँ से राउटर से होती हुई यहाँ तक पहुँच गई है। अब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ भी एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग OSI मॉडल। OSI मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सेम नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगी हुई हैं वो भी OSI मॉडल का यूज़ करते हुए आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि OSI मॉडल अलोज डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। कि डिफरेंट नेटवर्क्स, जिस तरह अभी हमने देखा एक नेटवर्क को और दूसरे नेटवर्क को, दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया राउटर की मदद से, और दोनों नेटवर्क्स के डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने फाइल शेयर की है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके एफिशिएंटली, किसके ज़रिए, OSI मॉडल के ज़रिए, राइट। आगे चलते हैं। द मॉडल इज डिवाइडेड इनटू द 7 लेयर्स। ये जो OSI मॉडल है इसको टोटल 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ईच लेयर परफॉर्म देयर फंक्शन, और हर लेयर ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं है कि मैसेज डायरेक्टली एक कंप्यूटर ने सेंड किया तो दूसरे रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, ऐसा नहीं होता। उसने हर लेयर में से गुजरना है और हर लेयर ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। फिर मैसेज ने अगली लेयर के पास जाना है, अगली लेयर ने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मतलब कि अपना काम करना है। फिर उस लेयर ने आगे से वो मैसेज किसी और लेयर को देना है, नेक्स्ट लेयर को जाहिर सी बात देना है, तो उसने अपना काम करना है। वो जो अपना काम करते हैं उनको कहते हैं फंक्शन, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखा है इसका मतलब यही है कि मैसेज डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करता, या डाटा कम्युनिकेशन नहीं होती जो आपका डाटा या इंफॉर्मेशन होता है उसकी, बल्कि उसको डिवाइड करवा दिया जाता है और हर लेयर ने अपना अपना काम करना है उस मैसेज या डाटा या इंफॉर्मेशन पर। वो 7 लेयर्स कौन सी हैं? वो 7 लेयर्स ये हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब 1 बाय 1 इन सभी लेयर्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो टॉप से हम देखें, टॉप पर जो लेयर है हमारे पास वो है एप्लीकेशन लेयर। दरअसल एप्लीकेशन लेयर में हमें यूज़र इंटरफेस और सर्विसेज मिलती हैं। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? ये दरअसल ये वो तरीकाकार होता है जिसके ज़रिए आप एप्लीकेशन के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप जब ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप पर जब आप चैट लिखते हैं वो यूज़र इंटरफेस है। आप जब चैट करते हैं, जब आप मैसेज लिखते हैं, जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो जब मैसेज लिखते हैं ना, वो जो आपके पास सामने व्हाट्सएप का चैट बॉक्स ओपन होता है उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस है वो व्हाट्सएप का। तो यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको ईमेल वगैरह की सर्विसेज दी जाती हैं। यहाँ पर आपको FTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है और डिफरेंट SMTP यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन जो लेयर है इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि डाटा रीफॉर्मेटिंग। डाटा रीफॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? हम इससे पहले देख चुके हैं कि अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा जाता है, इट्स ओके। अगर वो एक डिवाइस दूसरे नेटवर्क पर लगी है और दूसरी डिवाइस किसी और नेटवर्क पर लगी है, जिस तरह हमने एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ा किसके ज़रिए? राउटर के ज़रिए। तो दोनों डिवाइसेस ने कम्युनिकेट किया, एक डिवाइस थी एक नेटवर्क पर, एक डिवाइस थी दूसरे नेटवर्क पर। तो लेट्स से कि जो नेटवर्क 1 है, पहले वाला जो नेटवर्क था, वहाँ पर जो डिवाइस है वो यूज़ कर रही है कोई और इनकोडिंग स्कीम, जबकि
वो जो दूसरा नेटवर्क है वो कोई और इनकोडिंग स्कीम यूज़ करे। इनकोडिंग स्कीम होती है कि वो 0-1 की फॉर्म किस फॉर्म में समझ रहा है, वो इनकोडिंग स्कीम होती हैं। 0-1 की भी फॉर्म्स होती हैं ना, आगे स्कीम्स बनी हुई हैं, तो वो कोई और स्कीम्स को यूज़ कर रहे हैं दोनों नेटवर्क्स, और दोनों आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो दोनों की रीफॉर्मेटिंग करना, कि अगर दोनों नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर्स आपस में या डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी डाटा के बिट्स की जो रिप्रेजेंटेशन करना, वो सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। उसी चीज़ को हम डाटा रीफॉर्मेटिंग कहते हैं। कि अगर एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है उसकी स्कीम और है, और दूसरे नेटवर्क में जो जिस कंप्यूटर ने डाटा को रिसीव करना है उसकी डाटा रिप्रेजेंटेशन या बिट स्ट्रीम की जो स्कीम है, 0-1 को रिप्रेजेंट करने की जो स्कीम है वो कोई और है। तो इन दोनों के दरमियान फिर भी डाटा को ट्रांसफ़र करवाना है इस डिवाइस, पहले नेटवर्क वाली डिवाइस से दूसरे नेटवर्क वाली डिवाइस पर, एक डाटा को रीफॉर्मेट करके ऐसी फॉर्म में करके कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान से डाटा ट्रांसमिट इजीली हो जाए और समझ भी आ जाए रिसीवर को, तो उसको कहते हैं डाटा रीफॉर्मेटिंग करना। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बहुत आसान है कि जब आप डाटा सेंड करेंगे तो डाटा को ऐसी फॉर्म में सेंड करना कि रास्ते में अगर कोई डाटा देख भी ले उसको समझ ना आए, उस चीज़ को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। मतलब कि डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में बदलना वो होती है इंक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो अनरीडेबल फॉर्म है उसको रीडेबल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में बदलना, उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। ये की जाती है रिसीवर के पास जाके, ये की जाती है सेंडर के पास जाके। सेंडर जब सेंड करता है ना डाटा, तो सेंड करते वक्त ही इसको इंक्रिप्ट किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पर, जबकि जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है तो रिसीवर साइड पर प्रेजेंटेशन लेयर पर ही डिक्रिप्शन होती है। रास्ते में अगर कोई डाटा देख भी ले उसे समझ नहीं आएगी क्योंकि डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ऐसी फॉर्म में जो उसको कोई समझ नहीं सकेगा। अगर बड़ा ही कोई इंटेलिजेंट हो, इंक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करने की उसको बड़ी टेक्निक आती हो तो फिर ही जाके वो कर सकेगा। जितनी मुश्किल इंक्रिप्शन की होगी उतना ही मुश्किल उसको डिक्रिप्ट करने में, हैकर वगैरह को अगर वो आपका डाटा देखता है तो उसको इतनी मुश्किल होगी। तो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करें, सिंपल सी बात है इंक्रिप्शन में कि हम डाटा को ऐसी फॉर्म में बदलते हैं ऐसी फॉर्म में जो अनरीडेबल फॉर्म हो, जबकि डिक्रिप्शन में अनरीडेबल फॉर्म से हम रीडेबल फॉर्म में डाटा को बदलते हैं। अब कंप्रेशन क्या होती है? कंप्रेस करना डाटा को, हमने बाइनरी बिट्स भेजनी है, जाहिर सी बात डाटा जाना है बाइनरी बिट्स की फॉर्म में, जो हमने डाटा भेजना है उसको हमने क्या कर देना है, कंप्रेस कर देना है, उसका साइज़ कम कर देना है। मैसेज वही रहेगा, फाइल वही रहेगी, लेकिन उसका जो डाटा है ना उसको कम कर देना है, ताकि डाटा जितना उसका साइज़ कम होगा वो उतनी जल्दी डाटा ट्रैवल हो जाएगा, डाटा कम्युनिकेट उतनी फास्टली हो जाएगा। तो इसमें कंप्रेस भी किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के ये तीनों काम होते हैं, डाटा रीफॉर्मेटिंग भी करना, इंक्रिप्शन भी करना, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना और कंप्रेशन करना। अब हम सेशन लेयर के बारे में बात करते हैं। सेशन लेयर का मेन काम होता है सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? लेट्स से कि आपने एक सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर की तरफ एक फ़ाइल भेजी, PDF फाइल, और उसमें कितने पेजेस हैं? 1000 पेजेस हैं। तो आपने एक चेक पॉइंट लगा दिया गया कि 100 पेजेस के बाद आपने चेक करना है कि 100 पेजेस पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके सेंडर से रिसीवर की तरफ। फिर 100 पेजेस के बाद चेक करना है, इसी तरह से जब तक पूरे पेजेस सेंड ना हो जाए। लेट्स से पहले 100 पेजेस पहुंच जाते हैं, तो अब सेशन लेयर ने चेक करना है पूरे 100 पेजेस पहुंचे हैं, इट्स ओके। फिर अगले 100 पेजेस होंगे, मतलब कि 200 पेजेस पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके, अगले मतलब कि 101 से लेकर 200 पेजेस तक सारे पेजेस पहुंच चुके हैं, इट्स ओके, ये भी पहुंच गए। अब 300 से 400 तक पेजेस में पहुंचने हैं। जैसे 320 वाला पेज लेट्स से अगर आता है, वहां पर आ जाती है एरर। तो अब 19 मतलब कि 19 पेजेस 301, 302, 303 सो ऑन टू 319 तक पेजेस पहुंच चुके हैं। 320 वाले पेज पर एरर आया जाके, तो वहां पर अब सेशन लेयर चेक करेगा कि क्या 100 पेजेस पहुंच चुके हैं 400 पेजेस तक? नहीं जी, 321 वाले पेज पर 321 पेज पर आकर एरर आया। तो ये सेशन लेयर क्या करेगी कि जो पेजेस हैं 300 के बाद वाले 301, 302, 303, 304 एंड सो ऑन, ये सारे पेजेस दोबारा से भेजो। मतलब कि चेक पॉइंट लगा हुआ है हर 100 पेज के बाद। अगर कोई एरर आएगी
तो फ़ौरन से वो उसी 100 वाले पेज से दोबारा से डाटा रीट्रांसमिट किया जाए। इसी चीज़ को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो ये की जाती है सेशन लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है कि जो आपने मैसेज भेजा, जो यहाँ से मैसेज अब यहाँ पर आया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आया, अब ये भी बात याद रखिएगा, ये जो पहली 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको हम कहते हैं, इनको आमतौर पर कहा जाता है कि ये अपर लेयर्स हैं, जबकि इनको कहा जाता है ये लोअर लेयर्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो मैसेज सिंक्रोनाइजेशन के बाद आया, यहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मींस के वो जो मैसेज है उसके पार्ट्स कर दिए जाएंगे, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो डिवाइड करने के बाद उसके पीसीज बनेंगे या पार्ट्स बनेंगे, उसको हम कहेंगे डाटा पैकेट्स। वो डाटा पैकेट्स फिर आगे से नेटवर्क लेयर के पास जाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि डाटा पैकेट्स बनाना पहला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। इंश्योर्स मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री, और ये भी इंश्योर करना कि मैसेजेस बगैर किसी एरर के रिसीवर तक पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे, उस चीज़ को इंश्योर करना। अगर नहीं पहुंचे दोबारा से सेंड करें, लेकिन इसने मैसेजेस को भेजना नहीं है, इंश्योर करना है। और डाटा जो मैसेज है यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर के बाद यहाँ पर पहुँचा है, उसको डिवाइड करके डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट है जी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, यहाँ पर जो डाटा पैकेट्स बने हैं वो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है जी कि एक बेस्ट रूट को सिलेक्ट किया जाता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अगर जो डाटा भेजना है वो कौन से रूट के ज़रिए इजीली जा सकता है। रूट मतलब कौन से रास्ते से। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इंटरनेट पर थाउजेंड्स और मे बी मिलियंस और बिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो अब कौन से नेटवर्क के ज़रिए डाटा इजीली मूव कर सकता है सेंडर नेटवर्क से रिसीवर नेटवर्क की तरफ, या सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस की तरफ, किस तरह से डाटा कौन से रास्ते के ज़रिए जल्दी पहुंच सकता है, कौन सा रास्ता बेहतर होगा। तो सेलेक्ट करना है एक बेस्ट रूट को कि कौन सा रास्ता बेहतर है, ठीक है। तो उस रूट को सिलेक्ट करने के बाद एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना जिसको हम नेटवर्क कनेक्शन कहेंगे, और फिर उस कनेक्शन के ज़रिए डाटा को डिलीवर करना, डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा पैकेट्स को सेंड करना किसका काम है, नेटवर्क लेयर का। पहले रूट को सिलेक्ट करना कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा, जल्दी डाटा पैकेट्स कैसे जल्दी पहुंच जाएंगे सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर की तरफ, और फिर ये जानने के बाद एक कनेक्शन बनाना, फिर उस कनेक्शन के ज़रिए डिलीवरी करवाना डाटा पैकेट्स की एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। वो काम है नेटवर्क लेयर का। लेट्स से रास्ते में अगर डाटा पैकेट्स लास्ट हो जाते हैं, मींस के वो डाटा सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, कोई एरर आ जाता है, डाटा पैकेट्स लॉस हो जाते हैं रास्ते में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करेगी इस बात को कि वाकई में पूरा मैसेज पूरे डाटा पैकेट्स पहुंचे हैं कि नहीं। अगर पूरे डाटा पैकेट्स पहुंचे हैं तो इसका मतलब मैसेज पूरा पहुंचा है। अगर डाटा पैकेट्स लॉस हो गए हैं, पूरा मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर साथ में इस बात को भी इंश्योर करेगी कि नेटवर्क लेयर ठीक तरीके से डाटा पैकेट्स को डिलीवर कर चुकी है कि नहीं कर चुकी। अगर नहीं किया तो दोबारा से इन डाटा पैकेट्स को सेंड करे टू नेटवर्क लेयर। तो ये इंश्योर करती है कि वाकई में मैसेजेस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अक्सर ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पूछा जाता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब कि एंड टू एंड डिलीवरी। अब एंड टू एंड डिलीवरी से मुराद क्या है कि सेंडर और रिसीवर, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी से क्या मुराद है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मैसेज, कंप्लीट मैसेज की जो डिलीवरी होती है वो कहाँ, किस लेयर पर करवाई जाती है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर। क्योंकि इसी ने इंश्योर करना है कि वाकई में पूरा का पूरा मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच गया हुआ है कि नहीं। जाहिर सी बात डाटा पैकेट्स पहुंचे होंगे तो पूरा मैसेज पहुंचेगा। इस चीज़ की इंश्योरिटी करवाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। आई होप दोनों क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाटा लिंक लेयर का। अब यहाँ पर डाटा पैकेट्स जो हैं, तो डाटा पैकेट्स आगे से मूव कर दिए जाते हैं डाटा लिंक लेयर पर, के फ्रेमिंग कर दी जाती है। हर डाटा पैकेट्स के आगे से डिवाइड करके पार्ट्स बना लिए जाते हैं, फर्दर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं फ्रेम्स।
तो उनकी फ्रेमिंग कर दी जाती है, फ्रेम्स बना लिए जाते हैं डाटा लिंक लेयर पर। अब डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स तो बना लिए, अब और क्या काम होता है डाटा लिंक लेयर पर? फ्लो कंट्रोल। बाज़ सेंडर जो है वो फ्रेम्स बहुत स्पीड के साथ सेंड कर रहा होता है, या डाटा पैकेट्स बड़ी स्पीड के साथ सेंड कर रहा होता है सेंडर, रिसीवर स्लोली रिसीव कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिसीव कर रहा होता है। तो अब बहुत ज़्यादा उधर डाटा पड़ा होगा उस पर, तो मुमकिन है तो वो डाटा ट्रैवल करते करते बीच में कहीं पर लॉस हो जाए। तो फ्लो को कंट्रोल करना कि सेंडर उस स्पीड से डाटा सेंड करे जिस स्पीड से आराम से रिसीवर भी रिसीव कर ले, तो डाटा भी लॉस ना हो। तो फ्लो को कंट्रोल करना डाटा लिंक लेयर पर काम होता है कि बाज़ औक़ात रिसीवर की स्पीड ज़्यादा होती है डाटा रिसीव करने की, सेंडर की कम होती है। मतलब कि फ़्लो को कंट्रोल करना अक्सर यही होता है कि सेंडर, यही समझा जाता है कि अक्सर सेंडर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से रिसीवर के पास एक बफर सा होता है जहाँ पर वो पैकेट्स रखते जाते हैं डाटा पैकेट्स। तो रिसीवर अगर आहिस्ता आहिस्ता रिसीव भी कर रहा है तो वो वहाँ से यूज़ होते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है, बफर भी फुल हो जाता है। तो फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की, तो ताकि डाटा पैकेट्स लॉस ना हो जाए। एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल क्या है कि अगर किसी फ्रेम में कोई फ्रेम लॉस तो नहीं हो गया, उस चीज़ को चेक करना, वो एरर कंट्रोल में आ जाता है। एक फ्रेम 2 मरतबा ना सेंड हो जाए, मतलब कि डुप्लीकेट फ्रेम ना सेंड हो जाए, उस चीज़ को भी कंट्रोल करना एरर कंट्रोल में आता है। तो एक्सेस कंट्रोल, अब जाहिर सी बात है सेंडर और रिसीवर डाटा सेंड कर रहे हैं, तो कौन सी डिवाइस डाटा सेंड कर रही है, वो जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करना भी डाटा लिंक लेयर में आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िकल लेयर की, जो कि सबसे लास्ट पर लेयर आती है, फिज़िकल लेयर। इसका काम मेन ये होता है कि आगे से जो फ्रेम्स होते हैं उनको बीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि आगे से वायर के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए डाटा को सेंड किया जा सके। तो इवन के वो 0-1 की फॉर्म में भी नहीं डाटा जाता, 0-1 की फॉर्म में इसलिए बदला जाता है ताकि ये बताया जा सके, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सके, फिर उसको वायर के ज़रिए आगे से सेंड किया जा सके। 0-1 में होगा ना कि उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना फिर आसान हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ बीट्स, फिर जाहिर सी बात है वो 0-1 में कन्वर्ट हो गया ना, तो वायर्स के ज़रिए उन 0-1 को सेंड कर देना है। तो 0-1 को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे वायर के ज़रिए सेंड कर दिया जाता है। इस लेयर पर डाटा रेट को भी कंट्रोल किया जाता है, किस रेट से डाटा ट्रांसफ़र होगा। जाहिर सी बात है इसमें ये भी तो चीज़ देखी जाएगी ना, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, अगर वो कौन सी, अगर वो वायर है या वायरलेस है। अगर वायर है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर की तार यूज़ हो रही है, उसमें कोएक्सियल केबल यूज़ हो रही है, उसमें कॉपर वायर यूज़ हो रही है, कौन सी केबल यूज़ हो रही है। तो जितनी अच्छी केबल होगी उसमें उतना ज़्यादा डाटा रेट होगा। डाटा रेट भी इसका मतलब फिजिकल लेयर पर ही कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसमिशन मोड, डाटा रेट का अक्सर डिपेंड डाटा रेट करता है फिजिकल लेयर पर, और भी फैक्टर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो मेन डिपेंडेंसी है वो फिजिकल लेयर में आ सकती है। ट्रांसमिशन मोड, तो अब डाटा फुल डुप्लेक्स मोड में जाएगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में जाएगा, सिंप्लेक्स मोड में जाएगा, तो वो भी तय किया जाता है फिजिकल लेयर में। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया से मुराद ये है कि किस किस्म का मीडिया इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया मतलब मीडियम कौन सा होगा या चैनल कौन सा होगा, वायर या वायरलेस, अगर वायर है तो कौन सा, वायरलेस है तो कौन सा, तो उस चीज़ को भी फिजिकल लेयर में डील किया जाता है। तो ये जो लोअर लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये OSI मॉडल की सिंपल सी बात है, लोअर लेयर है। अपर लेयर्स डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, और जबकि लोअर लेयर्स डाटा की एक्चुअल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसी तरह ये सेंडर की तरफ भी लेयर्स होंगी और इसी तरह से ये रिसीवर की तरफ भी लेयर्स होंगी। आई होप कि क्लियर होगा कि OSI मॉडल की टोटल कितनी लेयर्स हैं, कैसे काम करती हैं, कब इसको डेवलप किया गया, किसने किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो ये जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसने OSI मॉडल बनाया है, ये ISO ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आई थिंक स्विट्ज़रलैंड, कंट्री स्विट्ज़रलैंड
और उसके सिटी जेनवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो आई थिंक 180 से ज़्यादा ही हैं, मतलब कि 180 से ज़्यादा ही इसके मेंबर्स हैं कंट्री। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो सभी का एग्रीमेंट होता है, तो फिर वो स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि वाकई में ये एक स्टैंडर्ड है। तो इसके याद रखिएगा, इसके टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मेरे ख्याल में 180 से ज़्यादा हैं। आप वो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि ISO ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कितने कंट्री मेंबर्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक मरतबा रिवाइज़ कर दूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा सेंड करने का जो तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनको हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स कहते हैं। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ कि यहाँ पर ये 3 लेयर्स हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। ये टॉप से जो 3 लेयर्स हैं इनको हम अपर लेयर्स कहते हैं, जबकि ये जो 3 लेयर्स हैं एंड से नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर, इनको हम लोअर लेयर्स कहते हैं। तो पहले मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर भी लोअर लेयर में आती है। आमतौर पर ये जो 3 एंड वाली लेयर्स हैं इनको ही हम लोअर लेयर्स कहते हैं। ये अपर लेयर्स, लोअर लेयर्स, जबकि ये मिडल में आती है। इसका मेन काम, इसको हम हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये हार्ट होता है OSI मॉडल का, क्योंकि इसी ने इंश्योरिटी करनी है कि वाकई में डाटा पैकेट्स पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं, मतलब कि पूरा मैसेज पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका। सेगमेंटेशंस वगैरह, इवन के पैकेट्स जो है ना उनको हम ये भी कह सकते हैं, डाटा पैकेट्स को सेगमेंटेशंस वगैरह जो करनी है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर ने करनी है। डाटा पैकेट्स भी बनाने किसने है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। वो डाटा पैकेट्स वाकई में पहुँच चुके हैं कि नहीं पहुँच चुके हैं, मतलब कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंश्योर्स द मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री, कि वाकई में मैसेजेस बगैर किसी एरर के पहुंच चुके हैं सेंडर से रिसीवर तक कि नहीं, उस चीज़ को इंश्योरिटी करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। जिस वजह से हम ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट भी कहते हैं OSI मॉडल का। तो अपर लेयर्स ये वाली हैं, ठीक है, और लोअर लेयर्स ये वाली हैं। तो ये जो सेंटर में है ये हार्ट ऑफ OSI मॉडल है। आई होप कि ये भी अब क्लियर होगा। तो अगर आपका OSI मॉडल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनको भी ये टॉपिक समझ आए OSI मॉडल के हवाले से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।